नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आपका फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अभी बिहार में बहार है और नौकरी की भरमार है और परीक्षा का समय आ गया है। टीचर वाले वैकेंसी आ गए हैं, बिहार एसएससी की वैकेंसीज हैं, दरोगा है, बिहार पुलिस है और उस सबसे बड़ी जो हर साल आप लोगों का एग्ज़ाम होता है 12th का, वो एग्ज़ाम है। तो आज का जो ये वीडियो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि टीचर्स के लिए भी कामयाबी होंगे, उपयोगी है। 12th वाले के लिए तो उपयोगी है, खास करके सिविल सर्विस के विभिन्न एग्जामिनेशन में जहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए ये सब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बातचीत को बिना आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इतिहास का काल विभाजन कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस मोटा मोटी विभाजन के अलावा भी इतिहास में काल का विभाजन होता है। जैसे कि हम प्राचीन इतिहास को ही 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो आज हम लोग इसी पुरा पाषाण काल के विभिन्न स्थलों के बारे में जानकारी लेंगे और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये सब जगह के बारे में पूछा जाता है। खास करके 6 से 8 क्लास की जो शिक्षक की परीक्षा होने वाली है, हाँ, दिसंबर में, और बिहार एसएससी की जो होने वाली है, उस सब के लिए आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम इतिहास की काल विभाजन की बात करते हैं, इससे पहले के वीडियो में भी ये बातें आ गई हैं, ठीक। इतिहास में सबसे पहले आ जाता है प्राग इतिहास, प्रागैतिहास। उसके बाद आ जाता है आद्य इतिहास और उसके बाद आता है आपका इतिहास, ठीक। प्रागैतिहास को हम लोग प्री हिस्ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में, प्री हिस्ट्री। आद्य इतिहास को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और ये तो हिस्ट्री हो ही गया है। इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिया गया है कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। तो आज हम लोग प्रागैतिहास में का काल विभाजन करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पहले विभाजन किया है उसमें आप नाम लिख सकते हैं अपने कॉपी में। उसका नाम है लुब्बाक। लुब्बाक साहब ने, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल में लोग केवल और केवल हमारे लिए वही सबूत छोड़ के गए हैं जो उन लोगों ने यूज किया। तो उस समय में वो लोग, हमारे जो पूर्वज थे, वो केवल पत्थरों, पाषाणों का उपयोग किया, स्टोन का ये यूज किया। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। और प्रारंभिक मानव ने अनगढ़ यानी बिना किसी शेप के, बिना किसी आकार के पत्थरों का प्रयोग किया। और जो अनगढ़ टाइप के पत्थर होते हैं, भारी पत्थर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एबी वैली। एबी वैली ये भी एक संस्कृति होती है, एबी वैली संस्कृति, जहां पर कि लोग, प्रारंभिक मानव जो है, वो बड़े बड़े और बिना आकार के, कोई निश्चित आकार के पत्थरों का जब वो यूज करते हैं तो ऐसे संस्कृति क्या कहलाती है? एबी वैली संस्कृति, जहां पर कि भारी भारी और अनगढ़ यानी किसी उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ऐसी संस्कृति में जब मानव रह रहे थे, ऐसी संस्कृति क्या कहलाई? एबी वैली संस्कृति। और धीरे धीरे जब मनुष्य ने, हाँ, तकनीकी ज्ञान को प्राप्त किया, पत्थरों के साइज को छोटा किया और उनके आकार को एक निश्चित और इस प्रकार के आकार में ढाला गया कि ताकि उसे पकड़ने में और जानवरों का शिकार करने में सुविधा हो, तो वो संस्कृति कहलाई एसोली संस्कृति। एसोली।
तो आपको यह क्वेश्चन भी बन सकता है, एबी वैली और एसोली संस्कृति जो है, कल्चर जो है, ये किस समय की है? तो आप कह सकते हैं यह पूरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक एज का चीज। फिर हम बात कर रहे थे सबसे पहले लुब्बाक ने पत्थरों के आकार और उसके प्रयोगों के आधार पर प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया, लेकिन उनमें से सबसे मान्य विभाजन है लारटेट महोदय का। लारटेट महोदय का जो डिवीजन है वो सर्वाधिक मान्य है और इन्होंने पत्थरों के आकार, आकृति और मनुष्यों की उपयोगिता के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 विभाजन किए हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल, ठीक। और पुरापाषाण काल के बाद हम लोग आएंगे मध्यपाषाण काल। ध्यान रखना है, पुरापाषाण मतलब पेलियोलिथिक, मध्यपाषाण मतलब मेसोलिथिक, नवपाषाण मतलब नियोलिथिक, उसके बाद आएगा चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण, ठीक। और ताम्रपाषाण संस्कृति जब अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचेगी, परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी, तब वहां से हमें पढ़ने को मिलेगा कौन? हड़प्पा। जबकि हम लोग 12 में कहां से शुरू करते हैं? हड़प्पा से। लेकिन हड़प्पा से पहले भी इतिहास में कालक्रम है जिसे जानना हमें जरूरी है, लेकिन यह जरूरी 12th के लिए नहीं। यह जो 6 से 8 शिक्षक बनने जा रहे हैं, 9 से 10 जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देंगे या बिहार एसएससी का एग्जाम देंगे, उनके लिए अब लाजवाब चीजें आएगी। तो हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को लारटेट महोदय ने 3 भागों में बांट दिया, ठीक। पुरापाषाण, पेलियोलिथिक, मध्यपाषाण, मेसोलिथिक, नवपाषाण, नियोलिथिक। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? पुरापाषाण में। तो भारत में पेलियोलिथिक एज में, पुरापाषाण काल में भारत में कौन सब ऐसे स्थल हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है और जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? तो आप लोग सबसे पहले स्थल में लिख लीजिए टेरी स्थल। कौन स्थल? टेरी स्थल। पुरापाषाण का यह सबसे पहला स्थल हम बता रहे हैं जो कि तमिलनाडु में है। टेरी स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड होगा, पुरापाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे आमिर साहब? पेलियोलिथिक। तो पुरापाषाण काल का जो टाइम होगा वह 24 लाख से 14,000 साल पहले, 24 लाख से 14,000 साल पहले तक का काल जो होगा वो समय किसका कहलाएगा? पुरापाषाण काल का, ठीक। और पुरापाषाण काल किस इतिहास का हिस्सा होगा? प्रागैतिहासिक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री। यानी इतिहास के 3 पार्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। अब प्रागैतिहास को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। किसने बांटा? लारटेट ने। किसने बांटा? लारटेट ने। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में पहला भाग कौन? पेलियोलिथिक, पुरापाषाण। पहला कौन? पुरापाषाण। पुरापाषाण का समय कौन? 14,000 साल पहले तक। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहला स्थल कौन लिया? टेरी स्थल। टेरी स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसमें आप लोग लिख दीजिए कि इसका यहाँ पर ब्रूस फ्रूट का नाम आता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम सुने होंगे? तो इस स्थल से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का भी नाम आता है। और एक मॉडर्न इंडिया में एक घटना यहाँ पर होती है
कि सेंट टोमे की लड़ाई भी यही होती है। सेंट टोमे की लड़ाई कहाँ होती है? टेरी स्थल में। किसके किसके बीच? तो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। तो पहला स्थल क्लियर हो गया। पहला पूरा स्थल कहाँ? टेरी स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा स्थल लिख लीजिए अतिरंपकम। यह भी पूरा पासनिक स्थल है। यह भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा और यहाँ पर मिश्रित एबी बेली और एसूली संस्कृति मिलती है। कैसी संस्कृति मिलती है? एबी बेली और एसूली। अभी अभी बताया हूं कि एबी बेली क्या होता है। एबी बेली भारी भरकम और बिना किसी निश्चित आकार के पत्थर, और एसूली छोटे लेकिन किसी सुगढ़ यानी निश्चित आकार के पत्थर होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया क्या? टेरी स्थल। दूसरा कौन हो गया? अतिरंपकम। तीसरा आ जाइए रेणुगुंटा। तीसरा कौन? रेणुगुंटा। ये कहाँ पकड़ाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पकड़ाएगा? आंध्र प्रदेश में। यह भी आपका गौर करिए, देखिए टेरी स्थल भी तमिलनाडु में, अतिरंपकम भी तमिलनाडु में, रेणुगुंटा भी तमिलनाडु में। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी पूरा पाषाण स्थल का मैक्सिमम स्थल जो है वो हमें साउथ इंडिया में मिल रहा है। ठीक, ठीक है। तो पहला हो गया टेरी स्थल, दूसरा हो गया रेणुगुंटा, सॉरी अतिरंपकम, तीसरा कौन हो गया? रेणुगुंटा। रेणुगुंटा कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किस जिला में? चित्तूर जिला में। लिख लीजिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में टेरी स्थल, अतिरंपकम और रेणुगुंटा। अब आते हैं हम लोग चौथा स्थल में। चौथा स्थल का नाम लिखिए पटने। पटना नहीं, बिहार का राजधानी नहीं, पटने। अब हम लोग चले जाएंगे महाराष्ट्र की। ठीक, ये जो पटने होगा, ये पटने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में। कहाँ है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में। और यहाँ से भी पुरापाषाण काल से संबंधित कई सारे पत्थर के उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पटना से, पटने से। अब पटने की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर, शुतुरमुर्ग के अंडे पर हाँ काली रेखाओं से ज्योमेट्रिकल शेप खींचा गया है। यह पूछ देगा कि कौन सा ऐसा पुरापाषाणिक स्थल है, पैलियोलिथिक साइट्स है, जहां पर कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर कलाकृति पाई गई है। पटने। वो कहाँ है? महाराष्ट्र। किस जिले में? कोल्हापुर। अब महाराष्ट्र के ही एक दूसरा जिला पहुंच जाइए, अहमदनगर। ठीक, वहां पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बोरी, नेवासा। पहले आ जाइए नेवासा। नेवासा भी है महाराष्ट्र में ही। ये किस जिला में है? अहमदनगर। ठीक, और यह भी कैसा स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट और जेस्पर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किसका किसका? क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट और जेस्पर के पत्थर का प्रयोग कर वहां पर कलाकृतियों को निर्मित किया गया है। कहां पर? नेवासा। महाराष्ट्र में ही एक और जगह ले लीजिए, कौन सा? बोरी। महाराष्ट्र में एक और जगह कौन सा है? बोरी। अब गौर करने वाली बात क्या है कि इन सब जगहों से, क्योंकि ये सारे जगह क्या है? पुरापाषाणिक स्थल है। और पुरापाषाणिक स्थल में जब भी पाषाण काल चलेगा, इसका मतलब है कि मानव जो है, मनुष्य जो है, किसी भी मेटल धातु का उपयोग नहीं करेगा। भी खाली किसका उपयोग करेगा? पत्थरों का।
तो जो भी अभी साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, वो सारे साक्ष्य केवल और केवल पत्थरों से बने हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो बोरी जो भी है, बोरी से भी हमें पुरापाषाण काल के काफी समान साक्ष्य मिलते हैं। तो महाराष्ट्र से आपका कितना जगह हो गया? 3। आंध्र प्रदेश से 1, तमिलनाडु से 2। टोटल कितना जगह अभी तक हम लोगों ने देख लिया है? 6। अब आते हैं एक नया जगह जो कि पुरापाषाण स्थल का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और वह मध्य प्रदेश में है और उसका नाम है भीमबेटका। लिखे होंगे आप लोग? ठीक, 7वां हो गया ना ये हो गया भीमबेटका। और इसका संबंध लोग महाभारत से भी जोड़ते हैं और लोग कहते हैं कि जंगल में घूमते घूमते कभी भीम थक गए थे तो भीम बैठ गए, भीमबेटका, उससे धीरे धीरे नाम इसका क्या पड़ गया? और भीमबेटका किस राज्य में है? एमपी के भोपाल से कुछ दूर में रायसेन जिला पड़ता है, शायद वही है भीमबेटका। और यहाँ की सबसे खास बात क्या है? यहाँ गुफा चित्रकारी मिली, गुफा चित्रकारी यानी केव पेंटिंग जिसको हम लोग और ये भीमबेटका यानी गुफा चित्रकारी। ठीक है, तो भारत में आप जब देखिएगा ये भीमबेटका जो है पुरापाषाण काल से भी संबंधित है और मध्य पाषाण से भी संबंधित है। और भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका के संबंध में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उसके लिए हम क्या नाम लेंगे? भीमबेटका। अभी तक कितने स्थलों की सूची हम लोगों ने तैयार की है? 7। ठीक है, 8वां स्थल आते हैं हम लोग चौनतारा। 8वां स्थल आ जाते हैं चौनतारा। ठीक, और ये स्थल कहाँ पड़ेगा? ये स्थल आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा और ये स्थल आपको सोहन नदी घाटी से संबंधित है। इसे हम लोग सोहन संस्कृति से भी संबंधित कर सकते हैं। और सोहन संस्कृति की सबसे विशेष व्यवस्था क्या है? यहाँ पर चौपर और चापिंग संस्कृति है। ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीजें हो जाएगी। चौपर और चापिंग, इसको ऐसे समझिए कि चौपर संस्कृति में पत्थर के एक साइड ही धार बनाए जाते थे। ठीक, चौपर में। और जब चापिंग की बात करेंगे तो पत्थर के दोनों साइड में धार बना, दो धारी तलवार समझते हैं? तो जिस पत्थर में दोनों साइड में तेज होगा, शान क्या होगा, धार होगा, वो कहलाएगा चापिंग संस्कृति। यानी कि अब मनुष्य चापिंग संस्कृति का मतलब है कि टेक्नोलॉजिकली वो ज्यादा स्किल्ड हो गया, तकनीकी रूप में वो सक्षम है। और चौपर संस्कृति का मतलब है कि अभी मनुष्य धीरे धीरे तकनीकी को सीख ही रहा है। क्लियर? उसके बाद अब लास्ट आपका स्थल आता है क्या? सोहन घाटी। ठीक, सोहन घाटी जो है यह स्थल अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। यहाँ से भी आपको काफी पुरापाषाण काल के काफी उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे स्थल जो थे, यह सारे स्थल पुरापाषाणिक काल के स्थल हैं। इसमें ज़्यादा कोई भी पुरातात्विक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि पुरापाषाण काल के थे तो लोग पत्थर का ही उपयोग करेंगे और अभी लोग तकनीकी रूप से उतने विकसित नहीं हुए हैं कि पत्थरों को और ज़्यादा आकार या आकृति दे सके। तो ये जो 9 या 10 स्थल अभी आपको इस वीडियो में बताया गया है, इस 10 स्थल से अधिक पुरापाषाण से आपको सवाल नहीं आएगा। अगर आप इन 10 स्थलों को बढ़िया से याद कर लिए हैं
तो पूरा पाषाण काल से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है। धन्यवाद। अगला वीडियो जो आएगा वो मध्य पाषाण काल से संबंधित होगा और भारत में मध्य पाषाण से संबंधित कौन कौन स्थल हैं, किस राज्य में मिले हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक सूची बनाकर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।